गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विज्ञान विषय की इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है पर्यावरण प्रदूषण। इस टॉपिक में हमने जो भी बातें इसमें ऐड की हैं उनके बारे में हम जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के इस अध्याय के अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस कड़ी में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार की। तो विभिन्न प्रकार के जो भी प्रदूषण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए उन प्रदूषणों के कारण, प्रभाव और साथ के साथ उनके निवारण के उपाय या उनकी रोकथाम के उपाय क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। प्राकृतिक आपदा, उसके साथ साथ उसके कारण और उसके प्रभावों की भी चर्चा की जाएगी। इन सभी बिंदुओं को इसमें शामिल करते हुए हम कोशिश करेंगे कि ये सभी पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएं। जैसे प्रदूषण हुआ आपका, उसके प्रकार हुए, उसके कारण क्या है, निवारण के कैसे उपाय लगा सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को इसमें हमें ध्यान रखना है, किन किन प्रयासों को हमारे द्वारा किया जाना चाहिए जिससे कि हम इन पर्यावरण प्रदूषण से बच सकें। इस यूनिट के अंतर्गत हमने जो बिंदु इसमें शामिल किए उन सभी के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रदूषण क्या है। तो प्रदूषण के बारे में सामान्य तौर पे अगर हमारे पर्यावरण में एक जो संतुलन बना हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का अगर असंतुलन पैदा होता है तो उसे हम एक तरीके का प्रदूषण कहते हैं। जैसे पर्यावरण में प्रदूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। इस दोष को ही प्रदूषण कहा जाता है। अब बात आती है प्रदूषण के प्रकारों की। तो प्रदूषण के जो प्रकार आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जानते होंगे पर्यावरण प्रदूषण के जागरूकता के लिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। हमारी जो पृष्ठभूमि है पर्यावरण प्रदूषण को मनाने की, इस दिवस को मनाने की, उसके बारे में हम जानकारी ध्यान रखते हुए हमारा ये उद्देश्य रहता है कि इससे हमारे शरीर पर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। पर्यावरण प्रदूषण की जगह से हमारे आसपास का वातावरण, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, ग्लोबल वार्मिंग, शुद्ध हवा, पानी का न उपलब्ध होना, शुद्ध खाद्य पदार्थों का न उपलब्ध होना आदि समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। अब बात आती है जो बिंदु चर्चा हमें करनी है, इस अध्याय का मुख्य बिंदु पर्यावरण प्रदूषण के जो प्रकार हैं। इस अध्याय में कुल जो मुख्य प्रकार इस पर शामिल किए गए वो 5 प्रकार के प्रदूषण हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम वायु प्रदूषण के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे जल प्रदूषण के बारे में, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण, फिर है मृदा प्रदूषण और उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है रेडियो धर्मिता प्रदूषण, यानी रेडियो एक्टिविटी से जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में। ये हमें कुछ चीज़ें इसमें समझनी है। जैसे हम बात करेंगे कि ये प्रदूषण किस प्रकार फैलते हैं, इनके कारण क्या हैं, इनके प्रभाव क्या होते हैं हमारे मानव जीवन पर, और साथ के साथ इनके रोकथाम या उपाय जिनसे इनको हम एक तरीके से रोक सकते हैं, उन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है वायु प्रदूषण की। तो वायु में विभिन्न प्रकार के हानिकारक कणों के मिलने से वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट बात आती है वायु प्रदूषण के कारण की। तो वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले धुआं से, और जो रसायन उनसे उत्पन्न होते हैं उनसे, आणविक संयंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल के कणों से, जंगल में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से भी निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ये सभी क्या है, वायु प्रदूषण के कारण हैं। इनके बारे में हम विस्तार से जो और जानकारी भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो हम पॉइंट है उस पर बात करते हैं वायु प्रदूषण का प्रभाव। इससे क्या होता है, हमें तमाम तरीके की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति का कमज़ोर हो जाना, त्वचा रोग आदि बीमारियां भी हो सकती हैं। वायु प्रदूषण से क्या होता है कि हमारे देखने की जो क्षमता होती है उस पर भी असर पड़ता है, क्योंकि हवा में छोटे छोटे कण जो होते हैं वो कोहरे के रूप में जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी सर्दियों के दिनों में देखा है हमने जैसे कि जो दूरदृष्टि हमारी होती है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है।
दूर की वस्तुएं हमें आसानी से धुंध के कारण दिखाई नहीं देती हैं। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ जाता है और इससे अम्लीय वर्षा के भी चांसेस रहते हैं। बात आती है वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो महत्वपूर्ण बात जो है, सबसे अधिक इसमें एक पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग वैसे चर्चा भी करते रहते हैं कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। हमेशा हमें ध्यान रखें, वायु प्रदूषण या किसी भी प्रकार के मृदा प्रदूषण की बात करें, वायु प्रदूषण की बात करें, जल प्रदूषण की बात करें, अगर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे तो हम इन सभी प्रकार के प्रदूषण से बच सकेंगे। साथ के साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जनसंख्या वृद्धि को हमें रोकना है, और उसको रोकने के लिए हमें सरकार के द्वारा या अपने स्वयं के द्वारा ठोस से ठोस कदम उठाने चाहिए। जनसंख्या जैसे जैसे लोगों की बढ़ेगी वैसे वैसे जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन जो होगा उसकी भी संख्या बढ़ेगी, और उससे हमारे वातावरण में जो है प्रदूषण की मात्रा निरंतर बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हमें लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जानकारी के बारे में अवगत कराना चाहिए, और इससे किस किस प्रकार के रोग हो सकते हैं उन सभी रोगों के बारे में भी लोगों को निरंतर अवगत कराना चाहिए, जिससे लोग जागरूक हो सकें और इस प्रकार के प्रदूषण से बच सकें। नेक्स्ट जो बिंदु है इसमें एक है कि धूम्रपान पर नियंत्रण लगाना। धूम्रपान पर या कारखानों से निकलने वाला धुआं, मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, उद्योगों आदि की मतलब शहर से दूर स्थापना करनी चाहिए। गांव या शहर या आबादी के आसपास उद्योग धंधों को हमें नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो हम इसमें बात कर रहे हैं जल प्रदूषण की। जल में अवांछित पदार्थों के मिलने की वजह से जल प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। इसके कुछ कारण हैं, जैसे कारखानों की संख्या में निरंतर वृद्धि होना, जनसंख्या वृद्धि होना, जल में परमाणु परीक्षण लगातार करना, गाँव में तालाबों, नहरों आदि में या उसके गाँव में तालाबों तथा नहरों आदि में नहाने, कपड़े धोने, पशुओं को नहलाने आदि से भी इससे क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। और शब्द वगैरह जो होते हैं गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, पशुओं के शव या छोटे शिशुओं जानवरों के शव जो है नदियों में बहा दिए जाते हैं, इससे भी जल प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। अब बात आती है जल प्रदूषण के प्रभाव की। तो इसका प्रभाव क्या होगा, इससे तमाम प्रकार की हमारे अंदर बीमारियां होंगी जल संबंधी, जैसे हैजा, पेचिश, क्षय, उदर रोग आदि, फीताकृमि वगैरह, गोलकृमि वगैरह, ये हमारे शरीर में इससे पहुंच सकते हैं। अगर हम एक प्रकार से दूषित जल का प्रयोग अपने जीवन में या खान पान में करेंगे तो उससे हमें अनेक प्रकार की पेट संबंधी रोग भी हो सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि जल को हमेशा शुद्ध करके पीना है, और कारखाने वगैरह जो होते हैं उनके आसपास भी जो जल की मात्रा होती है, जो कारखानों से निकलने वाला पानी होता है, तो वो क्या होता है, डायरेक्ट जो है नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि नदियों का जल दूषित हो जाता है। इस प्रकार से चीज़ों से भी हमें बचना है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके उपायों की, जिनसे हम जल प्रदूषण होने से बचा सकते हैं। जल को प्रदूषित होने से क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि नदी या अन्य कोई ऐसा जल स्रोत जो हमारे पीने योग्य पानी जिनमें होता है, तो उनके आसपास हमें किसी भी प्रकार के उद्योगों को नहीं लगाना है। और यदि उनके आसपास किसी प्रकार के उद्योग लगाए भी गए हैं तो उनमें हमें डायरेक्ट जो है अशुद्ध पानी जो किसी भी कारखाने वगैरह से निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट नहीं छोड़ना है, उसको हमें बाकायदा ट्रीट करके उसको, उसके जो जीवाणु वगैरह इसमें है उनको नष्ट करना। पानी में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए रासायनिक पदार्थ जैसे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। परमाणु परीक्षणों पर रोक लगानी चाहिए जो कि डायरेक्ट समुद्र वगैरह पानी में किए जाते, इससे जल प्रदूषण का खतरा जो है निरंतर बढ़ रहा है। इसके अलावा खतरे के प्रति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए। इसका मतलब लोगों को हमें इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। इस प्रकार के अभियान चलाए जाने चाहिए कि हमारे पास जो पीने का पानी है वो सीमित पानी है, तो उसको हमें बहुत सहेज के रखना है, अन्यथा की दृष्टि में इससे क्या होगा, हमारे लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। ध्वनि प्रदूषण क्या है? वह तीव्र ध्वनि जिसे सुनने पर हमारे कानों को तकलीफ हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है।
वह व्यर्थ की ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती हो, या कोई भी ऐसी ध्वनि जो सुनने वाले के लिए रुचिकर ना हो, ध्वनि प्रदूषण अथवा शोर कहलाती है। बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारणों की। तो मानव द्वारा लाउड स्पीकरों का अत्यधिक प्रयोग करना, प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना, जाम वगैरह में जैसे हम लोग यूज़ करते रहते हैं, तो हमें इस चीज़ पर भी रोकथाम लगानी चाहिए। हमें कम से कम प्रेशर हॉर्न या लाउड स्पीकर का प्रयोग करना चाहिए। तेज़ आवाज़ में गाने वगैरह नहीं बजाने चाहिए। लीड वगैरह का प्रयोग भी कानों में लगातार नहीं करना चाहिए। उद्योग धंधों में काम आने वाली बड़ी मशीनों से उत्पन्न होने वाली आवाज़ों को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। शहरों में जो लगातार निर्माण कार्य बढ़ता जा रहा है, जिससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहरों में बढ़ता ट्रैफिक भी इसका एक कारण है। अब बात करते हैं हम ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव की, या इसको कुप्रभाव कह लो। प्रभाव क्या है? नेगेटिव प्रभाव ही, जैसे बहरापन की समस्या होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाना, सिर दर्द की समस्या रहना। इससे क्या है, मानव जाति के साथ साथ जो हमारे जीव जंतु हैं उनके लिए भी संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी का एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है हमने। चोंचदार व्हेल मछली की प्रजाति इसी आवाज़ ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि उसका जो है समाप्ति कगार पर है। अब बात आती है ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय। लाउड स्पीकरों का यूज कम से कम करें। बेवजह हॉर्न का प्रयोग ना करें। उद्योग धंधों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। कम आवाज़ वाली मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा अन्य प्रदूषण है इसमें, वो है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में अगर हम बात करें तो उद्योगों से निकलने वाले खतरनाक रासायनिक पदार्थों को बिना उपचार किए मिट्टी में फेंक देने से मृदा प्रदूषण होता है। प्रदूषित जल के जमाव वाले क्षेत्रों की मिट्टी भी प्रदूषित हो जाती है। इससे भी मृदा प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के जो कारण हैं जिनसे ये समस्या हमारे लिए उत्पन्न हो रही है, उनके बारे में। तो जब भूमि पर औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों की अंधाधुंध निर्वहन से, एक तो ये प्रमुख कारण है कि लगातार हम जो औद्योगिकरण किए जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, भूमि की हमारी की उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो रही है। कीटनाशकों के लगातार रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग कर रहे हैं, हम उर्वरक के यूज़ कर रहे हैं, इससे भी हमारी मृदा का प्रदूषण हो रहा है। जानवरों और मनुष्यों द्वारा खुले में मलत्याग करना, ये भी मृदा प्रदूषण का एक कारण है। रेडियोधर्मी पदार्थों से भी मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। और एसिड बारिश जो होती है, उससे भी सामान्य मिट्टी में पीएच मान जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि मृदा प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। इसका प्रभाव क्या होता है? तो प्रभाव की अगर हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मिट्टी की उत्पादकता को ये कम कर देता है। सूक्ष्म जीव द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन अप्रिय गंध पैदा करता है। एक प्रकार की बदबू जो आती है उस प्रकार से, मतलब इसका भूजल को ये दूषित कर सकता है। रेडियोधर्मी आइसोटोप शरीर के आवश्यक तत्वों की जगह ले लेते हैं और इससे स्वास्थ्य में असमानताओं का कारण भी बनते हैं। तमाम प्रकार की हमें इससे समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो हमारे शरीर पर एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो बिंदु हमारा उसके बारे में, कि मृदा प्रदूषण का हम इससे नियंत्रण कैसे कर सकते हैं इस पर। तो उसके बारे में बात करें तो मिट्टी में अपशिष्ट निर्वहन करने से पहले उसका उपचार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का अगर हमें निर्वहन करना है तो उससे पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, जिससे कि उन पदार्थों को जो हानिकारक है उनको हम नष्ट कर सकें। ठोस कचरे को उचित तरीके से एकत्रित किया जाना चाहिए और उपयुक्त विधि से उसका उपयोग किया जाना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए। उसके लिए हमें देसी खाद, जो एक तरीके की वातावरण में जो अनुकूलता से मिल जाती है, जैसे गोबर वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग हमें करना चाहिए। जैविक खाद का भी प्रयोग करना चाहिए।
लास्ट जो इसमें प्रदूषण के बारे में मैंने बात की है वो है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यानी रेडियोधर्मी पदार्थों से जो जिस प्रकार का प्रदूषण होता है उसे हम रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ प्राकृतिक रूप से जब वातावरण में खुले में संपर्क में आते हैं तो उनसे अनेक प्रकार की हानिकारक किरणें निकलती हैं जो कि मानवों के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, साथ के साथ जीव जंतुओं के लिए। इसके स्रोत क्या हैं? आंतरिक किरणें, अगर प्राकृतिक स्रोतों की बात करें तो आंतरिक किरणें, पर्यावरण जैसे जल, वायु, शैल और जीव जंतु। और मानव निर्मित अगर स्रोत की बात करें तो जैसे रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपिक उपकरण, नाभिकीय परीक्षण और नाभिकीय अपशिष्ट। अब बात आती है इसको रोकने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। तो परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए या उन्हें सीमित कर देना चाहिए। साथ के साथ सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जन जागरण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मिता के प्रभाव से बचा जा सकता है। इस पॉइंट के बारे में मैं आपको बार बार समझाता आ रहा हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, वृक्षारोपण। इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। अपने आसपास के वातावरण में हम जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतना हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। और वातावरण में शुद्ध रहने के लिए एक खास चीज़ है कि सभी चीज़ें हमारी इस, जैसे मान लो मृदा प्रदूषण हुआ, जल प्रदूषण हुआ, ध्वनि हुआ या वायु प्रदूषण हुआ, ये सभी आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये अगर हम वृक्षारोपण लगातार करते रहेंगे, इससे क्या होगा, हमारे सभी प्रकार के प्रदूषणों से हम बच पाएंगे। नेक्स्ट एक पॉइंट दिया गया, रेडियोधर्मी पदार्थों का रिसाव सीमा में हो तथा वातावरण में विकिरण की मात्रा को कम किया जाना चाहिए। ये सभी बातें हो गई हमारी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राकृतिक आपदाएं। तो प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं? एक प्राकृतिक आपदा एक प्रकार का जोखिम का परिणाम है, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप आदि, जो कि मानवीय गतिविधियों को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं और इनसे हम किसी भी प्रकार से एक तरीके से आपातकालीन स्थितियां पैदा हो जाती हैं जिसमें हमें क्या है, जनधन की हानि होती है। भूकंप, कुछ यहाँ पर मैंने जो प्राकृतिक आपदाएं शामिल की हैं इस टॉपिक के अंदर, तो उसमें सबसे पहली आपदा है भूकंप। भूकंप के अंतर्गत भूपटल में हलचल उत्पन्न होने लगती है और धरती हिलने लगती है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में रेडियो सक्रियता, तापीय दशाओं में परिवर्तन, टेक्टोनिक प्लेटों में टकराहट तथा अन्य अनेक आंतरिक कारणों से भूकंप की उत्पत्ति का एक केंद्र भी होता है। भूकंप को तीव्रता जो होती है वो किससे नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर नापी जाती है। किस पर नापी जाती है? रिक्टर स्केल पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम तूफान की। वायुमंडलीय दशाओं में अचानक परिवर्तन के फलस्वरूप तूफान, बिजली का गिरना, हिम तूफान, टॉर्नेडो, चक्रवातीय तूफान, यर्नेडी आदि की स्थितियां पैदा होती हैं जो कि पर्यावरण आपदा के कारण हैं। आंधी, तूफान, गर्जना, स्थानीय वायुदाब की दशाओं में अचानक बदलाव हो जाना इसी प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। इसके अंतर्गत तेज हवाओं का चलना, बिजली कड़कना, तेज वर्षा आदि भी संभव है। तेज हवाओं के कारण तमाम प्रकार के हमें जो है नुकसान झेलने पड़ते हैं, जैसे पेड़ पौधों के साथ इमारतों को भी नुकसान हो जाता है, संचार के साधनों पर इससे टूट फूट हो जाती है, रेल की पटरी आदि का भी नुकसान हो जाता है, यातायात हमारा काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाता है इससे। बाढ़ की स्थिति क्या है? यदि हम बाढ़ के बारे में समझें तो बाढ़ एक प्रकार की जलीय आपदा है जिसमें भूमि का बहुत बड़ा विस्तृत भाग जो होता है वो क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। इसका जो क्षेत्र होता है बाढ़ का वो ज़्यादातर नदियों के आसपास के क्षेत्र को ये प्रभावित करते हैं, जहाँ मैदानी इलाका होता है, जहाँ पहाड़ों से नदियाँ उतर कर मैदान में आती हैं, वहाँ ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस बाढ़ के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे अतिवृष्टि,
पर्यावरण विनाश विशेषकर वनोन्मूलन, यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लो पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी इसका एक प्रमुख कारण है। भूस्खलन यानी पृथ्वी का जो चट्टानें वगैरह हैं उनका लगातार खिसकना। प्राकृतिक जल प्रवाह में अवरोध आ जाना किसी कारण से, मान लो कोई नदी कोई बह रही है उसके रास्ते में कोई ऐसा अवरोध आ जाना जिससे कि वो जल मार्ग रुक जाने के कारण दूसरी दिशा में अचानक बहने लगी। इसके अलावा इसमें बात की गई है बांध, तटबंध तथा बैराज का टूट जाना। अचानक बहुत बड़ी भारी मात्रा में जल का एक साथ बाहर आने से भी बाढ़ की समस्या पैदा होती है। मूसलाधार वर्षा के कारण भी होती है। अतिरिक्त जल का तीव्र प्रवाह हो जाना, ये भी बाढ़ के प्रमुख कारणों में आते हैं। अब बात आती है सूखा की। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर देखने को मिलता है और जनधन की हानि का एक प्रमुख कारण भी होता है। सूखे के प्रकोप के क्षेत्रों में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। कभी कभी मध्यम वर्षा के क्षेत्रों में भी लगातार 2-3 वर्षों तक कम वर्षा होने के कारण भी सूखे की समस्या पैदा हो जाती है। इसके लिए बचाव के लिए भी हम प्रमुख तौर से एक तरीके से हमें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, या जितने भी हमारे प्राकृतिक आपदाएं हैं या जितने भी हमारे पॉल्यूशन हमने पढ़े, जितने भी प्रदूषण के बारे में, उन सभी में एक मुख्य बिंदु ये बात समझ आती है कि हमें पर्यावरण में महत्वपूर्ण जो स्थान है हमारे पेड़ पौधों का है, तो हमें अपने पेड़ पौधों की कटाई को कम से कम करना चाहिए और अपने वातावरण में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ों को लगाना चाहिए। सूखे के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो वर्षा का कम होना, वनों का विनाश, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होना यानी नष्ट हो जाना, कृत्रिम बांध तथा नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण भी ये समस्या पैदा हो सकती है। जल चक्र का नष्ट होना, मिट्टी के जैविक संगठन में कमी होना, खनन कार्यों से जल स्रोतों का नष्ट हो जाना, ये सभी प्रमुख कारण हैं जिनके कारण सूखे की समस्या हमारे सामने पैदा हो सकती है। अब बात करते हैं सूखे के उपायों की, यानी इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले वर्षा के जल का अधिक संरक्षण करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसे प्रिजर्व करके रखना है। दूसरा, भूमिगत जल भंडारों की निकासी दर रिचार्ज से ज़्यादा ना हो, यानी हम उतनी ही मात्रा में जल का प्रयोग करें जितना हमारी भूमि सूख रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जल की किफ़ायती उपयोग की जीवन शैली होनी चाहिए हमारी। जल को हमें महत्वपूर्ण संसाधनों के तरीके से प्रयोग करना चाहिए तथा इसका बेवजह दोहन नहीं करना चाहिए। जल संग्रहण व्यवस्था को सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर लोकप्रिय बनाना चाहिए। परंपरागत जल संग्रहण विधियों को स्थानीय स्तरों पर पुनः जीवित किया जाना चाहिए जिससे कि हम इन प्रकार की समस्याओं से बच सकें। लास्ट जो पॉइंट इस स्लाइड में मैंने इंक्लूड किया है आपदा प्रबंधन। ये जितनी भी आपदाएं आपके सामने अगर आती हैं तो इनसे हम फिर बचाव की स्थितियों में क्या चीज़ कैसे रखती है। तो आपदाओं का प्रबंधन के बारे में अगर बात करें तो मैनेजमेंट है, यानी चीज़ों को हमें कैसे संयोज के रखना है लास्ट में, जैसे आपदा आ गई है तब या आने से पहले। तो आपदा प्रबंधन में हमें दो बातें मुख्य तौर पर, दो स्टेज हैं इसकी। एक है आपदा से पहले प्रबंधन और दूसरा है आपदा के बाद प्रबंधन। अगर बात करें आपदा से पहले प्रबंधन, तो यदि हमारे आपदा की एक तरीके से मौसम विज्ञान के द्वारा या किसी भी प्रकार से हमें वैज्ञानिक तरीकों से अगर पहले से सूचित है तो हमें उससे पहले क्या उपचार करने हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यदि आपदा आ चुकी है जिसका हमें पहले से कोई पता नहीं था, अचानक आ गई है, तो हमें बाद में किन बातों के बारे में जानकारी रखनी है वो हमें ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के रहने उठने बैठने खाने पीने की व्यवस्था को देखना है। सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके साथ साथ हमें आपस में भी एक दूसरे की मदद करनी है। इन आपदा प्रबंधन के साथ में यदि हम बात करें तो भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 एक दिया था, उसमें विभिन्न प्रकार के इसके संबंध में जानकारी दी है। इसके नीचे एक आप ये
ग्रीन कलर से ब्लू कलर से हल्का सा लाइन देख रहे हैं, तो ये एक साइट है जिससे एक पेपर है जिस पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसे आप सर्च कर सकते हैं, गूगल सर्च करिएगा, उसमें ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब बात आती है आपदा प्रबंधन में हमें मुख्य, जैसे इसके अलावा भी बहुत सी आपदाएं हैं, जैसे अभी आप महामारी जो होती है वो भी एक आपदा है, और अभी वर्तमान युग में हम कोविड-19 महामारी से जो है कोरोना से जूझ रहे हैं, और इस समय हम जो भी देख रहे हैं ये सभी आपदा प्रबंधन के प्रकार हैं। जैसे सरकार के द्वारा सहायता करना, सामाजिक संगठन जो होते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में जो सुविधाएं दे रहे हैं, लोगों को खाने पीने की सुविधा मुहैया करा रहे हैं, या सरकार द्वारा अन्य राज्यों में फंसे हुए मजदूरों तथा छात्रों को अपने शहर अपने घर तक पहुंचाना, ये आपदा प्रबंधन के उपाय हैं। जैसे आप अपने आसपास किसी गरीब व्यक्ति की कोई मदद कर रहे हैं तो ये भी आपदा प्रबंधन के उपायों में आता है। आप उसे कुछ भोजन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उसे रहने की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, या उसे किसी भी प्रकार की औषधीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, ये सभी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अभी जिस स्टेज में हम आपदा प्रबंधन कर रहे हैं ये है आपदा प्रबंधन की सेकंड स्टेज है, जिसमें हम आपदा आने के बाद के उपायों पर बात कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन की प्रथम स्टेज की अगर हम बात करें तो उसमें आपदा आने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे सरकार ने आपदा आने से पहले ही, जब हमारे यहाँ केसेस की संख्या बहुत कम थी, शुरुआती दौर में था, तो लॉकडाउन एक सिस्टम जो ट्राई किया उन्होंने सरकार के द्वारा, उसके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये आपदा आने से पहले का एक प्रयास था। इसके बाद सरकार ने विभिन्न चरणों में तमाम प्रयास किए, तमाम लोगों को सब्सिडी अलॉट की गई, 1000 रुपीज़ की हेल्प की गई, फ्री राशन वगैरह प्रोवाइड किया गया, है ना। तो ये तमाम तरीके की सुविधाएं जो है सरकार के द्वारा दी गई। इसी क्रम में ये आपदा प्रबंधन के क्रम में ही सारी चीज़ें आती है। आप इस जो नोट्स की मैंने ये लाइन आपको एक लिंक भेजा, इसके साथ अटैच किया है, आप इसे डाउनलोड करके पढ़ें। https://iasindhi.com/pcs-jpsc-disaster-management- इसको आप सर्च करिएगा, और सर्च करके उस डॉक्यूमेंट को रीड कीजिएगा। तो उसमें आपदा प्रबंधन के बारे में, आपदा क्या है, कैसे उसका प्रबंधन किया जाता है, इसकी कमेटी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, इसका प्रमुख कौन होता है, इसका गृह मंत्रालय के जो हेड होते हैं, गृह मंत्री, वो इसके प्रमुख होते हैं। विस्तृत इसके बारे में पूरा जानकारी दी गई है इस पर। तो आप इसे सर्च करिएगा। किसी को कोई भी समस्या हो तो फिर आप मुझे कमेंट करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप चीज़ें पढ़ें, उनको समझें। कोई बात अगर किसी को समझ ना आए तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं वो वहीं कमेंट कर दें, और उसी के साथ में आप अपना जो भी समस्या है आप वो मुझे वहाँ राइट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।